हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और बच्चों, अभी तक के जो दो लेक्चर्स हमने देखे हैं उसमें एक हद तक बच्चों हमने जो देखा है वो थ्योरेटिकल पार्ट देखा है। आज के लेक्चर में बच्चों हम उस थ्योरी का एप्लीकेशन देखेंगे कि किस तरीके से अभी तक जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चंस के सॉल्विंग में। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला सवाल जो लिखा हुआ है इससे रिलेटेड थ्योरी हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। सवाल में हमारे सामने लिखा है वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c where a b c belongs to rational number। याद करो जो लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको दो नोट पॉइंट बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर बेटा a b और c रियल नंबर होते हैं, अगर a b और c रियल नंबर होते हैं, उस सिचुएशन में अगर रूट्स इमेजिनरी होंगे सिर्फ और सिर्फ तब वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के फॉर्म में अपीयर करेंगे। और अगर बेटा a b c रैशनल नंबर होते हैं, अगर a b c रैशनल नंबर होते हैं सिर्फ और सिर्फ तब अगर अंडर रूट मतलब इरैशनल आ रहा है उसके अंदर, अगर d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सिर्फ और सिर्फ तब कॉन्जुगेट सर्ट्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, प्रोवाइडेड a b c आर रैशनल नंबर्स। ये वाला बेटा नोट पॉइंट दोनों के दोनों लास्ट लेक्चर में हमने किया। अब अगर रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है कि रियल तो होगा, अगर रैशनल है तो ऑब्वियस सी बात है रियल तो होगा। तो सवाल अपने पास लिखा हुआ है कि भाई अगर ax² + bx + c में a b c रैशनल है तो हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा इन तीनों केसेस में। अगर ये रूट्स, अगर वन ऑफ द रूट्स आर दीस थिंग्स, तो बताना है हमको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। तो बेटा देखो बहुत आसान सी बात है कि अगर मुझे दिख रहा है कि एक रूट 1 + 2 आयोटा दिया हुआ है, अगर एक रूट बेटा 1 + 2 आयोटा दिया हुआ है और अगर abc हमारे पास रैशनल है देयरफॉर रियल है, तो मुझे पता होगा कि अगला रूट विल बी 1 - 2 आयोटा। जो साइन चेंज होता है हमेशा बेटा वो कॉम्प्लेक्स वाले टर्म के पहले होता है। इसको कभी भी मतलब आप ये सोचिए कि अगर आपको ये 2 आयोटा + 1 लिखा होता, अगर वो पहला वाला रूट अगर 2 आयोटा + 1 लिखा होता तो आप बेटा दूसरा रूट 2 आयोटा -1 नहीं लिखते, आप बेटा दूसरा रूट 2 आयोटा -1 नहीं लिखते, आप दूसरा रूट अभी भी -2 आयोटा + 1 लिखते, आप दूसरा रूट अभी भी -2 आयोटा + 1 लिखते, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये हमेशा किसके पास आता है, ये माइनस साइन बेटा हमेशा आता है हमारा कॉम्प्लेक्स वाले टर्म के पास। ठीक है, अब यहां से अगर हमारे पास मान लीजिए दोनों हमको पता चल गए, अगर मान लो बेटा हमको दोनों ये चीजें पता चल चुकी हैं, तो अब बहुत आसान सा है कि सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बताओ। सम ऑफ रूट्स अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो सम ऑफ रूट्स आएगा 2। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें, अगर बेटा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो देखो a + b * a - b क्या होता है, a² - b² होता है, मतलब ये आ जाएगा 1 - b² मतलब 2 आयोटा का होल स्क्वायर। और इसको जब आप बेटा सॉल्व करोगे देन इट विल बी 1, फिर -2 का स्क्वायर इज 4 एंड आयोटा का स्क्वायर इज -1, तो ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कम्स आउट टू बी 5। तो बेटा यहां से अगर हमको इक्वेशन लिखना है तो इक्वेशन क्या होता है, x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 5। तो हमारे पास जो पहला वाला रिलेशन आ गया, पहला वाला जो क्वाड्रेटिक आया इट इज x² - 2x + 5। और बेटा हम इसमें देख सकते हैं कि a b और c तीनों के रैशनल नंबर्स। अगर मान लीजिए अपने पास अगला सवाल दिया हुआ है जिसमें एक रूट है 1/3 + √7, तो बेटा इसमें कभी भी आपको अगला रूट 1/3 - √7 नहीं लिखना, 3 - √7 नहीं लिखना है। याद रखना है कि अगर एक रूट a + रूट b होता है तो दूसरा रूट a - रूट b होता है, और ये दोनों चीजें किस में होती है, न्यूमरेटर में होती है। ये दोनों चीजें किस में होती है, न्यूमरेटर में होती है। यहाँ पर बेटा आपको जो रूट दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको हमको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर बेटा इसको मैं रैशनलाइज करूं तो देखो ये 1/3 + √7 लिखा हुआ है। अगर बेटा मैं यहाँ पे 3 - √7 से मल्टीप्लाई भी कर दूं और अगर मैं 3 - √7 से डिवाइड भी कर दूं तो मेरे पास ये क्या चीज आ जाएगी, दिस विल बी 3 - √7 अपॉन a + b * a - b will be a² - b², 3² 9 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, 9 - 7 2 बचेगा। डायरेक्टली लिख दे रहा हूं बेटा 9 - 7 हमारे पास 2 बचेगा। तो अब हमारे पास जो रूट आया, now the first root has come out to be 3 - √7/2। तो अगर एक रूट 3 - √7/2 आया है, so the next root will be 3 + √7/2। हमेशा जिस तरीके से माइनस साइन बेटा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले आता है, उसी तरीके से कॉन्जुगेट सर्ट्स में माइनस साइन और जो साइन चेंज होता है वो हमेशा अंडर रूट के पहले होता है ना। साइन चेंज कभी भी कांस्टेंट वाले टर्म के पहले नहीं होता।
तो अगर बेटा अपने पास ये दोनों रूट्स आ गए, अगेन अगर मैं आपको बोलूंगा कि लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ रूट्स, लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कितना आएगा बताओ। जब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो ये -√7 और +√7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/2 और 3/2 कितना आ जाएगा 6/2 which is equal to 3। और अगर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो a - b * a + b इज a² - b², a² - b²। तो देखो न्यूमरेटर में आप देखोगे तो इट विल कम आउट टू बी 3² - b² मतलब √7 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर अगर हम देखेंगे तो 2 × 2 विल बी 4। तो यहाँ से अपने पास आ जाता है बेटा 9 - 7/4 which is equal to 2/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ हाफ, तो अगर मान लो मुझे यहाँ पर भी बेटा इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा x² - सम ऑफ रूट्स इनटू x, तो सम ऑफ रूट्स कितना है 3 × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है हाफ, और इसकी वैल्यू आएगी 0 के बराबर। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको बेटा इसको फर्दर रीअरेंज करके लिखना है टर्म्स को, सो दैट कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 ना दिखे, तो इट कैन बी रिटन एज 2x² - 6x + 1 इज इक्वल टू 0। मैं अगर दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वाला रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। लास्टली बेटा देखो हमारे पास एक रूट दिया हुआ है क्या, √2 - 1। तो अगेन जैसा हमको पता है कि हमेशा जब भी साइन चेंज होता है वो अंडर रूट के पहले होता है, कभी भी कांस्टेंट टर्म के पहले नहीं होता। उस लॉजिक से द नेक्स्ट रूट शुड बी -√2 - 1। और जैसे बेटा ये मेरे पास नेक्स्ट रूट आ गया, अब आप बेटा यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जो सम ऑफ रूट्स होगा इट विल बी इक्वल टू, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू ये √2 और -√2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 और -1 -2। और अगर हम बात करेंगे बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू, देखो -1 + √2 -1 -√2 क्या आ जाएगा a² - b², तो दिस विल बी -1 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 का स्क्वायर होता है 1 -√2 का स्क्वायर होता है 2, तो दिस विल बी इक्वल टू -1। तो इक्वेशन जो इस केस में आ जाएगा, लास्ट केस में इट विल बी x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, तो -2 * x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1, एंड इट कैन बी फर्दर रिटन एज x² + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बेटा रूट्स, ये हमारे पास इसके रूट्स हैं। आप सेकंड वाले भी केस में देख सकते हैं, सारे के सारे जो ABC की वैल्यू है वो रैशनल नंबर है। थर्ड वाले भी केस में बेटा हम देख सकते हैं ABC की जो वैल्यू है वो रैशनल नंबर है। तो बेटा देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे लगता है शायद आपको नहीं पता होगा। कंसेप्ट ये है, अगर ax² + bx + c की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें मुझे मेंशन्ड है कि a, b और c तीनों के तीनों क्या है, ऑड इंटीजर्स। a, b और c तीनों के तीनों ऑड इंटीजर्स हैं, देन द रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। कंडीशन क्या होती है कि उसके रूट्स रैशनल नहीं हो सकते। बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो बेटा अगर हम रूट्स निकाल रहे हैं, अगर हम इसके रूट्स निकाल रहे हैं एंड रूट अगर इसका है -b ± √b² - 4ac/2a। अब अगर बेटा ये वाली चीज को रैशनल होना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट दिस डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर इसको रैशनल होना है इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन जो मैं आपको बेटा कंसेप्ट बता रहा हूँ वो कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर a, b और c बेटा आपके पास ऑड इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो कभी भी बेटा d आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। रूट्स कैन नॉट बी रैशनल एंड इफ रूट्स आर रियल, अगर मान लो b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो रूट्स हमेशा उसके रैशनल होंगे, रूट्स कैन नॉट बी रैशनल। तो इसका बेटा अपन प्रूफ देख लेते हैं, क्योंकि इस तरीके का जो सवाल है, इस तरीके का सवाल बेटा अपने पास असर्शन रीजन में आता है। इस तरीके का सवाल अपने पास असर्शन रीजन में आता है, तो अपने को आइडिया होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए बेटा। तो एडवांस का आप मान के चलो आपका एक सवाल तय है गलत होना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अगर अपने पास लिखा हुआ है ये वाली पूरी की पूरी चीज, अब ये ऑड इंटीजर्स दी, अगर ये ऑड इंटीजर्स दिए तो लेट अस अज्यूम दैट a इज इक्वल्स टू 2m + 1 इस तरीके का है, जहां पे m कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी, है ना। b इज इक्वल्स टू आपके पास 2n + 1 ले लेते हैं, और c को अपन ले लेते हैं 2l + 1, ठीक है।
और इसके बाद बेटा आप एक चीज सोच के मुझको बताओ, आप बेटा मुझको एक चीज सोच के बताओ कि जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, आप देखो अगर मान लो इसको परफेक्ट स्क्वायर होना है, अगर मान लो चलो कि मैं आपको बोलता हूँ लेट अस अज्यूम टू द contrary that d is a perfect square, let us assume that d is a perfect square। तो अगर बेटा d मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, अगर बेटा मान लो d मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि b स्क्वायर माइनस 4ac मान लेते हैं व्हेन इट इज इक्वल टू d, तो मान लेते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको बेटा इस तरीके से लिखूं कि देखो b की जगह अपन लिख लेते हैं 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम लिख लेते हैं 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2m प्लस 1 इंटू c की जगह अपन लिख लेते हैं 2l प्लस 1, c की अपन जगह लिख लेते हैं 2l प्लस 1। और यहाँ पर अगर मैंने लिखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट, तो इस डिस्क्रिमिनेंट को सोच के देखो क्या मैं कोई 2p प्लस 1 के फॉर्म का बोल सकता हूँ क्या मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट को कोई 2p प्लस 1 के फॉर्म का बोल सकता हूँ क्या? इस तरीके से मैंने क्यों बोला, इस तरीके से इसको मैंने बेटा क्यों बोला, आप एक चीज समझो कि 2p प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा, 2p प्लस 1 हमेशा एक ऑड नंबर होगा, या मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा इट विल ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, क्यों? क्योंकि देखो b आपके पास ऑड है, तो b का स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। अच्छा a आपके पास ऑड है, c आपके पास ऑड है, और ये दोनों ऑड नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये बात तो 100% श्योर है कि 4ac जो होगा वो इवन होगा। तो अगर मैं एक ऑड नंबर में से एक इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 100% जो मेरे पास बचेगा वो एक ऑड नंबर होगा। जब एक ऑड नंबर में से मैं एक इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो 100% मेरे पास जो बचेगा वो एक ऑड नंबर होगा। और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो वो किसी ना किसी ऑड नंबर का ही परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, कोई भी ऑड नंबर किसी इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कभी भी नहीं हो सकता। ये बात आपको भी पता है कि अगर एक ऑड नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी ऑड नंबर ही होगा, इवन तो हो नहीं सकता। इसलिए मैंने इसको मान लिया कुछ 2p प्लस 1 के फॉर्म का, जहां पे p भी कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता है। पॉइंट इसमें ऐसा है बेटा कि देखो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो बात ही खत्म हो गई, इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे, है ना, और वो भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा क्योंकि ये ऑड इंटीजर। लेकिन अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो उस सिचुएशन में ये बोला जा रहा है कि हमेशा इरैशनल रूट्स आते हैं, जिसका अभी हम प्रूफ देख रहे हैं। हमने ये मान लिया है कि जो d है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अपन ने कॉन्ट्ररी में माना है, और अभी अपन अपना जो अज्यूम हमने किया उस चीज को गलत प्रूफ करेंगे, और उससे फिर ये सवाल हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, अगर बेटा इसको मैं ऐसा लिख लूं कि 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये वाले टर्म को अगर मैं LHS में ले आऊं तो ये आ जाएगा माइनस 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर, एंड दिस शैल बी इक्वल टू ये वाले पूरे टर्म को वहां ले जाते तो 4 टाइम्स 2m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l प्लस 1, ये चीज आ जाएगी। अब बेटा बहुत आसानी से आप ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए 2n प्लस 1 क्या है। अगर मान लो हम इसको चलो ऐसा कर लेते हैं, आप इसको बेटा डायरेक्टली देख लो कि ये इस तरीके से, ये 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लेता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, तो 2n प्लस 1 माइनस 2p माइनस 1, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से मैंने एक्सपैंड कर लिया, और यहाँ पर 4 टाइम्स 2m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l प्लस 1 वैसे का वैसे ही लिखा हो, ठीक है। तो यहाँ से बताओ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2n 2p और 2n 2p और 2 दोनों में से, तीनों में से 2 कॉमन आएगा, तो दिस विल बी n प्लस p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर देखो ये वाला 1 और ये वाला माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2n माइनस 2p में भी बेटा अगर हम देखेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 2n माइनस 2p में बेटा अपन देखेंगे तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा n माइनस p, और यहाँ से बेटा आप देखो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स 2m प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2l प्लस 1, this will be equal to 4 times 2m plus 1 multiplied by 2l plus 1। यहाँ से ये वाला 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपने को बेटा क्या पता है, अपने को ये पता है कि ये n p, ठीक है, ये आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती है, n और p वाली जो चीज है बेटा वो आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि मैं वो नेचुरल नंबर मान रहा हूँ, है ना, ये m n p l ये कोई भी वैल्यू हो सकती है।
Let us assume that these n and p are to be even. अगर मान लो n और p इवन, अगर मान लो n और p इवन है तो देखो एक इवन नंबर में एक इवन नंबर ऐड हुआ तो ये इवन होगा और उसमें एक 1 ऐड हुआ तो ऑड होगा। तो ये वाला पूरा का पूरा इस केस में तो क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इस केस में ऑड आ रहा है। और यहाँ पर देखो n माइनस p, इवन में से अगर आप एक इवन बेटा माइनस करोगे तो आपके पास एक इवन नंबर आएगा। इवन में से आप बेटा एक इवन माइनस करोगे तो आपके पास इवन नंबर आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन। ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन क्या होता है, इवन नंबर होता है। और आरएचएस तो बेटा 100% है, आप एम एल कुछ भी रख लो, आरएचएस विल बी 100% ऑड। दिस विल बी 100% ऑड इन ऑल द केसेस। मैं भी अलग अलग आपको केसेस बता रहा हूँ, ये तो हमेशा आपके पास ऑड ही आएगा। आप m और l कुछ भी रख लो, ऑड रखो इवन रखो, दिस विल ऑलवेज बी ऑड, क्योंकि ये 2m+1 भी ऑड नंबर होता है, 2l+1 भी ऑड नंबर होता है, हमने माना ही वैसे। तो ये तो हमेशा ऑड है। तो देखो यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है, दोनों का प्रोडक्ट इवन होता है, इवन बराबर ऑड आ रहा है, पॉसिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था, पहला केस। दूसरे केस में मान लेते हैं n और p दोनों को ऑड, दूसरे केस में मान लेते हैं n और p दोनों को ऑड। इमेजिन करो बेटा अगर n और p दोनों ऑड हो गया, इमेजिन करो बेटा अगर n और p दोनों ऑड हो गया तो ये ऑड नंबर में ऑड नंबर जुड़ा, ऑड नंबर में ऑड नंबर जुड़ेगा तो क्या आएगा, इवन आएगा। और फिर इवन नंबर में 1 ऐड हुआ तो ये तो ऑड ही आएगा अगेन। और यहाँ पर देखो जब ऑड नंबर में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होगा, एक ऑड नंबर में से बेटा जब एक ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो हमेशा इवन नंबर बचता है। इसका मतलब बेटा ये वाला आपके पास अगेन इवन आएगा, इसका मतलब ये वाला आपके पास अगेन इवन आएगा। तो देखो ऑड इनटू इवन, ऑड इनटू इवन विल बी अगेन कितना, ये वापस आपके पास बेटा ये पूरा इवन आ जाएगा। और ये ऑड ही है तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आपके पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, मतलब जो हमने माना है वो गलत माना। एंड एक और केस बच जाता है जब मान लेते हैं n को इवन मान लेते हैं और p को ऑड मान लेते हैं, वैसे वैसा भी मान सकते हो अगर कोई भी एक इवन और दूसरा ऑड हो। तो सोच के देखो यहाँ पर ये अगर इवन है, अगर मान लो तुम्हारे पास n इवन है और p ऑड है तो ऑड नंबर में 1 ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, ये p+1 इवन हो जाएगा। और इवन में इवन ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, ये इवन आ जाएगा। और उसके बाद देखो n-p, ऑड में से आप इवन बेटा अगर सब्ट्रैक्ट करोगे, इवन में से आप ऑड सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑड आएगा। इवन इनटू ऑड अगेन कितना आएगा, इवन आएगा, लेकिन वो तो ऑड ही है। मतलब तीनों केसेस में बेटा, तीनों केसेस में हो क्या रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। तीनों के तीनों केसेस में हो क्या रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन मेरे पास आ जा रहा है। इसका मतलब जो मैंने अज्यूम किया था, मैंने ये जो अज्यूम किया था दैट इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, वो मैंने गलत अज्यूम किया, तभी तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। मतलब अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं, अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये वाली पूरी की पूरी चीज बेटा जो b² - 4ac है वो रूट के बाहर डायरेक्टली नहीं आएगी, कोई ना कोई अंडर रूट वाला टर्म बच जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर बेटा अंडर रूट वाला टर्म बच जा रहा है, इसका मतलब इट मस्ट बी इर्रेशनल, द रूट्स मस्ट बी इर्रेशनल। अगला सवाल बच्चों जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो बहुत बेसिक सवाल है। अगर आपने क्लास 10th में आरडी शर्मा बनाई होगी तो ऐसे आपको ढेरों बेटा सवाल मिले होंगे, है ना। बहुत बेसिक सवाल है। अगेन जैसा आपको प्रोग्रेशन से, लोगैरिथम से सब कुछ पता होगा, धीरे धीरे अपने को लेवल बढ़ाना है बेटा, एक बार में बाउंसर नहीं खेल पाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर बेटा अपने पास देखो दिया हुआ है x² + x+3 की वैल्यू 0 है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, एंड मुझे बोला जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दीस थिंग्स। अब ऐसे सवालों में बेटा कभी भी आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं निकालनी होती, आपको कभी भी रूट्स फाइंड आउट नहीं करने होते। ऐसे सवालों में बेटा जो कंसेप्ट यूज होता है दैट इज ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जो बेटा आपको कंसेप्ट यूज करना है वो यूज करना है सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। अगर हम बात करें यहाँ पर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, एंड दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², सो इट विल कम आउट टू बी -1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा, एंड इट विल बी कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², सो कांस्टेंट टर्म इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1, तो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू आएगी 3। अब जैसे ही मेरे पास ये चीज आ गई, आप बेटा पहला वाला केस देखो, पहले वाले केस में लिखा हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यही चीज लिखी है पहले वाले केस में। इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा एलसीएम लेके सॉल्व करूं तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। जैसे हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। और आप अगर इसको देखोगे तो आप याद करो एक आइडेंटिटी होती है बेटा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर व्हिच इज a प्लस b होल स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ऐसे वाले कंडीशन में हमेशा बेटा ये वाली आइडेंटिटी यूज आती है। आइंदा से आपको याद भी रखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर ये वाला 2 अल्फा बीटा हम एलएचएस में ले आएंगे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आपको नहीं पता था तो आइंदा से आपको ये चीज याद रखनी है। जैसे ही हमारे पास बेटा ये वाली चीज आ गई तो यहाँ से देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है। दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन डिनोमिनेटर में बेटा अल्फा बीटा एज इट इज, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा एज इट इज है। पर्पस क्या है? पर्पस है पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करना। पर्पस क्या है? पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में कन्वर्ट करना। तो देखो सम ऑफ रूट्स मुझे पता है कितना है, सम ऑफ रूट्स -1 है तो ये आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस इनटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो कितना है 3 और डिनोमिनेटर में क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगेन 3। So this can be further written as -1 का square is 1 minus 2 into 3 is -6 upon 3. So this comes out to be -5 by 3. This comes out to be -5 by 3 पहले वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू। अब अगर हम बेटा बात करें सेकंड वाले एक्सप्रेशन की तो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में देखो क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। क्या लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। आप बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में अल्फा बीटा कॉमन है। अगर मैं अल्फा बीटा बाहर कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, अंदर मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा। ध्यान से देखो पहला वाला जो टर्म है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, सेकंड वाला जो टर्म है वो सम ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 3, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू दी हुई है -1, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू विल बी इक्वल टू -3। बहुत आसान से बेटा सवाल है ये सारे के सारे। अगले सवाल में बच्चों आप ये देख सकते हैं कि ये सेम कंसेप्ट का सवाल है लेकिन उससे एक लेवल ऊपर। सेम कंसेप्ट है लेकिन उससे एक लेवल ऊपर। क्या लिखा हुआ है इफ fx is equals to x square plus twice of ax plus b। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा और a और b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x और आपका कांस्टेंट वाला टर्म दे आर रैशनल नंबर्स। ठीक है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज लिखा इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऐसा अपने को लिखा हुआ है। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रैशनल कोएफिशिएंट्स whose one root is this thing। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है रैशनल कोएफिशिएंट्स के साथ जिसका एक रूट ये। अब बच्चों आप बहुत आसानी से ये चीज देख सकते हैं कि अगर बेटा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब क्या? अगर बेटा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब ये अंडर रूट वाला टर्म मुझे दिखाई दे। अगर ये बेटा मुझे अंडर रूट वाला टर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो क्या ये चीज मैं बोल सकता हूँ? क्या ये चीज बेटा मैं बोल सकता हूँ कि आप ध्यान से देखो अगला जो रूट होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स ऑफ रूट ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्यों मैंने ये डायरेक्टली लिख लिया? बेटा ये मैं डायरेक्टली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि देखो आपके पास ये a और b जो क्या है वो दोनों के दोनों क्या है? a और b दोनों के दोनों आपके पास रैशनल नंबर्स। a और b दोनों के दोनों रैशनल नंबर्स हैं। अगर अल्फा और बीटा उस इक्वेशन के रूट्स थे तो सम ऑफ रूट्स कितना होता? सम ऑफ रूट्स होता -2 है। सम ऑफ रूट्स होता -2 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता आपके पास b। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास होता b। अगर मान लो बेटा ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों के दोनों रैशनल नंबर आपको दिए हुए हैं, इसका मतलब ये क्या है कि अल्फा और बीटा भी आपके पास क्या होंगे? रैशनल रूट्स हो सकते हैं। अल्फा और बीटा भी आपके पास रैशनल रूट्स हो सकते हैं। एंड अगली चीज ये भी है कि क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बेटा आपके पास कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है, मतलब आपको ये दिया हुआ है क्लियरली कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ अंडर रूट वाला टर्म बचेगा। तो इस सवाल के लिए आगे अप्रोच करने के लिए अपने पास और कोई तरीका नहीं है अदर देन बिलीविंग इन दिस कि भाई यही एक अंडर रूट वाला टर्म होगा और इसका जो कॉन्जुगेट साइड होगा उसमें माइनस साइन के साथ आएगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा मैं और कोई अप्रोच से इसको आगे बढ़ नहीं सकता। एक बार बेटा मेरे पास ये दोनों रूट्स आ गए, एक बार बेटा मेरे पास ये दोनों रूट्स आ गए, अब मेरे लिए कहानी आसान है कि हाँ सम ऑफ रूट्स की अगर हम बात करेंगे, अगर हम बेटा इसमें सम ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो देखो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स आएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी ये a प्लस b a माइनस b क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट वाले का स्क्वायर क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अंडर रूट हट जाएगा।
तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ बेटा, ये बच के 2 अल्फा बीटा आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, यही आपके पास बस बचेगा। जैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मेरे पास आ चुके हैं, तो यहाँ से आप बेटा देख सकते हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर माइनस ऑफ ट्वाइस ए है तो सम ऑफ रूट्स आ जाएगा माइनस 4a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अगर ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा है तो इट विल कम आउट टू बी 2b, इट विल कम आउट टू बी 2b। तो जो बेटा मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x, सम ऑफ रूट्स कितना है -4 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 2। सो द फाइनल आंसर शुड बी x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2। ये मेरे पास फाइनल एक्सप्रेशन आना चाहिए विद रैशनल कोफिशिएंट्स। ऑफ कोर्स a और b जो है वो रैशनल नंबर है, तो 4a और 2b भी रैशनल नंबर होगा। एक और सवाल बेटा, सेम कंसेप्ट एक लेवल और ऊपर देखो, इसमें लिखा हुआ है इफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 5। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा। तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गामा, इसको गामा बोलते हैं बेटा, इसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे अल्फा बीटा होता है उसके बाद गामा आता है फिर डेल्टा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। तो गामा का ये वैल्यू है, डेल्टा का ये वैल्यू। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है व्हिच इज ऑफ दिस फॉर्म, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब गामा प्लस डेल्टा इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गामा इनटू डेल्टा। मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है, मुझे बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है। अब अगर बेटा आप ये बोलोगे कि सर ऐसा करते हैं गामा को और डेल्टा को जोड़ देते हैं फिर दोनों को प्रोडक्ट भी कर देते हैं और उसके बाद फिर जैसा पढ़े हैं वैसा बनाएंगे, बेटा पागल हो जाओगे, सवाल का आंसर नहीं आएगा, किसी भी कीमत में सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो तरीका सीखते हैं। देखो अपने पास यहाँ पर दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो उसका रूट है। अपने पास क्या दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो उस इक्वेशन का रूट है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं उस इक्वेशन में अल्फा डालूंगा तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। जब मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन में अल्फा डालूंगा तो पूरे के पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो बच्चों क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस 5 शुड बी इक्वल टू 0। सोच के देखो। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बीटा डालूंगा पूरे एक्सप्रेशन में तो भी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा 0 हो जाएगा। तो आई कैन से दैट बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 5 शुड आल्सो बी इक्वल टू 0। अब पूरी की पूरी बात आती क्या है? पूरी की पूरी बेटा बात ये आती है कि अगर ये एक्सप्रेशन मेरे पास 0 है तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे यूज करूं कि मैं इसको सिंपलीफाई कर पाऊं। मैंने क्या बोला, अगर ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे पास 0 है तो इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे यूज करूं कि वो चीज अपन सिंपलीफाई कर पाए। ठीक है, तो चलो मैं आपको सिखाता हूं बेटा, मैं आपको सिखाता हूं। आप ऐसे सिंपली आप ऐसे चलो इमेजिन करने की कोशिश करो कि मान लो अगर आपके पास एक इक्वेशन लिखा होता 2x + 3। मान लो अगर आपके पास एक इक्वेशन ऐसा लिखा होता 2x + 3 और मान लो बेटा अगर मुझको पता होता कि x + 1 की वैल्यू 0 है। मान लो अगर मुझको बेटा ये पता होता कि x + 1 की वैल्यू 0 है, तो एक तरीका तो क्या है कि भैया यहाँ से तुम बोल दो x की वैल्यू -1 है और उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू जैसी -1 तुम यहाँ पे पुट करोगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसको लिखने का एक तरीका और होता है। क्या होता है कि अगर इस 2x + 3 को मैं कुछ ऐसे डिवाइड करूं या ऐसे बांटूं कि मुझे ये वाला एक्सप्रेशन दिखने लग जाए। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको ऐसा लिखूं कि 2x + 2 + 1 और फिर ट्वाइस ऑफ x + 1 + 1 और फिर मुझे पता है अगर x + 1 की वैल्यू 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आंसर 1 बचेगा। ये भी एक तरीका है। अगर आपको नहीं पता था तो आप सीख लो, ये भी एक तरीका। डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ऐसा भी लिख सकते थे। यहाँ पर बेटा मैं इसके अलग से रूट्स निकालने नहीं बैठूंगा। अगेन कभी भी बेटा बुद्धिमानी उसमें नहीं है कि आप अलग से बैठ के रूट्स निकाल रहे हो, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स रूट आए तो क्यूब थोड़ा ना करने बैठ जाओगे यार। वो भी आप इसके रूट निकालोगे तो वो प्लस और माइनस साइन के साथ आएगा, 2 रूट आएगा। कितने केसेस देखोगे, क्या क्या बनाओगे, नहीं बनेगा। इसलिए मैं इस कंसेप्ट को देखो अभी यहाँ यूज करूंगा, इसलिए मैं तुमको छोटे से मैं बताया। सोच के देखो, अगर मान लो बेटा मैं तुमको बोलूं कि इस अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा + 5 ये वाला जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसको इस क्यूबिक में अपन लाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों को बेटा ये डायरेक्ट मेथड पता होगा, जो अपन डिविडेंड और डिवाइजर वाला जो लॉन्ग डिवीजन मेथड अपन करते थे, ये उसी का शॉर्टकट है।
जो डिविडेंड और डिवाइजर वाला अपन लॉन्ग डिवीजन पूरा का पूरा मेथड करते थे कि अगर ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, ये उसी का शॉर्टकट में लिखा, ठीक है ना। अगर बेटा ये मेथड पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, अगर आपके लिए मेथड नया है तो। चलो यहाँ पर लिखा हुआ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, वापस मैंने लिख लिया अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। अब सोचो पहला टर्म है अल्फा क्यूब, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अल्फा स्क्वायर, मतलब क्या मुझे एक अल्फा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक अल्फा लिखूंगा तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर अल्फा क्यूब बना लेंगे। उसके बाद ये वाला अल्फा इस माइनस 2 अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बनाएगा। ये बनाएगा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, पर मुझे चाहिए था अल्फा स्क्वायर, मुझे चाहिए था अल्फा स्क्वायर, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पर 3 और मल्टीप्लाई कर दो। क्यों मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये वाला अल्फा जब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बना लिया तो ये 3 अल्फा स्क्वायर जोड़ के ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला अल्फा और 5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 5 अल्फा आएगा। और ये वाला 3 और माइनस 2 अल्फा जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस 6 अल्फा आएगा। तो ये 5 अल्फा और ये माइनस 6 अल्फा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। चाहिए क्या था, माइनस अल्फा, तो कुछ और ऐड वाइड करने की जरूरत नहीं। अब देखो ये वाला अल्फा इस तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये वाला 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये वाला 3 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। मुझे क्या चाहिए था, 22 चाहिए था। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसमें मैं 7 ऐड कर दूं। सोच के देखो, जब आप इस पूरे को एक्सपैंड करके बेटा सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास वही वाला एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ बेटा कि मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ अल्फा प्लस 3 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। इसको मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस 7। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्लस 7, और बेटा मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 की वैल्यू 0 है, मतलब ये तो पूरा का पूरा 0 है। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। मतलब इस पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स से एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई, 7 आ गई। As simple as that, 7 आ गई। अगर मेथड आपके लिए नया है तो मुझे जरूर आप कमेंट में बताएंगे कि सर हमारे लिए ये वाला मेथड नया था, हम तो ना जाने क्या सोच रहे थे कि ये कैसे सॉल्व हो, जरूर बताएंगे। यहाँ पर देखो, अगर मुझे डेल्टा निकालना है, अगेन मैं सेम चीज करूंगा। मुझे पता है ये पूरी चीज 0 है, तो मैं इस बड़े से कॉम्प्लेक्स से डिविडेंड को फैक्टराइज करने की कोशिश करता हूँ इसके टर्म्स में, जैसे मैंने इसको करने की कोशिश की थी। तो अगर मैं आपके पास यहाँ लिख दूं बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, एक और बार लिख लेते हैं बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, और उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, बीटा क्यूब है। मुझे यहाँ पे बीटा स्क्वायर दिख रहा है, मतलब अगर मैं बीटा लिखूंगा तो बीटा और बीटा स्क्वायर क्या बना लिया, बीटा क्यूब, जो आ चुका है। ये बीटा और माइनस 2 बीटा मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर। मुझे चाहिए था 4 बीटा स्क्वायर, इसका मतलब मुझे यहाँ पे 6 जोड़ना पड़ेगा। जैसे देखो बीटा और माइनस 2 बीटा, माइनस 2 बीटा स्क्वायर और 6 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर आ गया। ये वाला बीटा और 5 बीटा बनाया, और ये 6 और माइनस 2 12 माइनस 12 बीटा बनाया। ये 5 बीटा और ये माइनस 12 बीटा कितना आया, माइनस 7 बीटा, जो चाहिए था मुझे, और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। ये बीटा इन तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है। जब 6 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 30, मुझे चाहिए 35। इसका मतलब क्या, मैं यहाँ पे सिंपली एक 5 ऐड कर दूं, और जैसे मैंने ये बेटा चीज ऐड की तो मुझे दिखाई दे रहा है कि दिस इज नथिंग बट बीटा प्लस 6 टाइम्स बीटा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ बीटा प्लस 5, और यहाँ पे आ गया प्लस 5, और मुझे पता है ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, मतलब फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, ये पूरा का पूरा सिंपलीफाई होकर आ गया 5। गामा की वैल्यू आ गई 7, डेल्टा की वैल्यू आ गई 5। क्या अब ये एक्सप्रेशन लिखना बेहद आसान है बेटा, ये एक्सप्रेशन लिखना। फाइनल आंसर विल बी x स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा 7 प्लस 5 12x प्लस गामा इंटू डेल्टा 7 इंटू 5 35 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय फाइनल आंसर। बोर्ड में बच्चों को 2 सवाल दिख रहे हैं, दोनों के दोनों सेम पैटर्न के, दोनों के दोनों सेम पैटर्न के। देखो अपने पास लिखा हुआ है इफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 3। अब इसको एक बेटा करने का तो तरीका बहुत आसान सा है कि तुम x की जगह डाल दो 1 प्लस आयोटा, तो उसका 1 प्लस आयोटा का क्यूब माइनस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 3 करके सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। वैसे अगर यहाँ पर लिखा है x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस थिंग। अब अगर बेटा तुम इसको इन सब में डाल के सॉल्व करोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन शॉर्टकट जो अभी हमने पढ़ा है, एक्सप्रेशन बना के उसकी वैल्यू 0 से इक्वेट करके डिवाइड करके सॉल्व करना, अभी हमने जो मेथड पढ़ा है। देखो यहाँ पर अगर x इक्वल्स टू अगर 1 प्लस आयोटा लिखा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि x माइनस 1 शुड बी इक्वल टू आयोटा, ठीक है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1
should be equal to -1 और I can say that x square minus 2x plus 2 is equal to 0। ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। मुझे पता है कि उसकी मुझको वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है यार, x square minus 2x plus 2, एक बार और लिख लेते हैं x square minus 2x plus 2। अब देखो वहां पर x क्यूब लाना है, x मल्टीप्लाई कर दो, x और x स्क्वायर मिला के क्या बन गया x क्यूब, x और माइनस 2x मिला के क्या बना माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर लेके आना था माइनस x स्क्वायर, मतलब क्या मुझे यहाँ पे +1 लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस 2x स्क्वायर और x स्क्वायर क्या मिला गया माइनस x स्क्वायर, ठीक है माइनस x। उसके बाद यहाँ पर x और 2 बोलो कितना होता है 2x और ये देखो 1 और माइनस 2x कैंसिल आउट हो गया। और वैसे भी मुझे वहां पे x वाला कोई कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है, ये तीनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 2, मुझे लेके आना था 3, मतलब मुझे यहाँ पे एक ऐड करना पड़ेगा 1। और मुझे पता है कि इस पूरे की 0 है, इस पूरे की वैल्यू 0 है, तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 1। डायरेक्टली बेटा, डायरेक्टली, बहुत आसान है। वैसे दूसरे वाले में बेटा सेम कंसेप्ट देखो, x की वैल्यू है 3 plus root 5, तो मैं क्या बोल सकता हूँ I can say that x minus 3 should be equal to root 5, x minus 3 should be equal to root 5, और we can say that x minus 3 whole square should be equal to 5। जैसे ही आप बेटा इसको एक्सपैंड करोगे it will be x square minus 6x plus 9 should be equal to 5, और I can say that x square minus 6x plus 4 is equal to 0। जैसे बेटा मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, अब इस क्यूबिक को सॉल्व करना बेहद आसान है, सॉरी बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बेहद आसान है। सिंपल हम ये लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। और देखो यहाँ पर x की पावर 4 है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो ये इससे मिलके क्या बना x की पावर 4 बना। उसके बाद x स्क्वायर और माइनस 6x, ये कितना बनाएगा माइनस 6x क्यूब, मुझे चाहिए था माइनस 12x क्यूब, इसका मतलब मुझको यहाँ पे माइनस 6x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x माइनस 6x क्यूब और ये माइनस 6x क्यूब मिला के कितना बन गया माइनस 12x क्यूब। इसके बाद देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है अब, और ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। जब x स्क्वायर और 4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर, और जब ये माइनस 6x और ये माइनस 6x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 36x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर और 36x स्क्वायर कितना होता है 40x स्क्वायर, चाहिए क्या 44x स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं बेटा, ये पूरा जो एक्सप्रेशन आया था, ये वाला जो पूरा अपने पास एक्सप्रेशन आया था, इसको एक बार और लिख लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 एक बार और लिख लेते हैं। अब देखो आपके पास ये 40x स्क्वायर आ चुका था, आपको 44x स्क्वायर चाहिए था, तो इसमें 4 और लिख लो, तो ये कितना बन गया 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 44x स्क्वायर बन गया। उसके बाद ये इस पूरे से मल्टीप्लाई हो चुका है, ये वाला जब माइनस 6x, ये वाला जब माइनस 6x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा माइनस 24x, और माइनस 24x और ये वाला भी कितना है माइनस 24x, कितना हो गया माइनस 48x। मुझे चाहिए क्या था माइनस 48x, और लिखने की कुछ जरूरत नहीं, ये भी पूरे से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब ये जो 4 है इस 4 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा क्या 16, मुझे चाहिए था 17, मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे प्लस 1 और ऐड करना बचा हुआ है। एंड व्हाट इट मींस दैट दिस कंप्लीट इज 0, दिस कंप्लीट इज 0, दिस कंप्लीट इज 0 एंड माय फाइनल आंसर इज 1। इतने आसानी से बेटा, इतने आसानी से आप ये पूरी की पूरी चीज सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा अगर आप इसको पूरा का पूरा अच्छे से एक एक चीज को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर रहे होते तो हालत खराब हो जाती बेटा ये सॉल्व करने में, और ये वाली भी चीज पूरी की पूरी आपसे सॉल्व नहीं हो पाती। बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x square plus ax plus b is formed with one of its zeros being 4 plus 3 root 3 by twice plus root 3 where a and b are integers, a और b क्या है integers। also gx is equals to एक biquadratic लिखा हुआ है such that g of 4 plus 3 root 3 by 2 plus root 3 is equal to c root 3 where c and d are also integers, find the values of abc। थोड़ा सा बेटा देखने में सवाल जरूर आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन बेहद आसान सवाल, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो आपको क्या लिखा हुआ है कि fx की वैल्यू जो है, fx जो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इट इज x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, यही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें आपको बोला गया इसका एक जीरो जो है इट इज 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 प्लस रूट 3, ये आपके पास एक जीरो। ऑब्वियसली बेटा देख के पहला ध्यान जाता है कि यार इसको रैशनलाइज कर लो, सबसे पहला क्या थॉट आता है कि इसको रैशनलाइज कर लो। तो जैसे ही आप इसको बेटा रैशनलाइज करोगे तो इट विल बी ट्वाइस माइनस रूट 3 बाय 2 माइनस रूट 3। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो
ये जब 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8, 2 जब 3 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 रूट 3, माइनस रूट 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 रूट 3, और माइनस रूट 3 जब रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 रूट 3 से तो माइनस 9 अपॉन a plus b into a minus b will be a square minus b square, 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, 4 minus 3 is 1, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं। इसको हम बेटा थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखेंगे तो इट विल बी 2 रूट 3 माइनस 1। मेरे पास जो एक रूट आ गया, मेरे पास जो एक रूट आ गया, जो एक रूट दिया हुआ है वो क्या है? वो एक रूट बेटा आपके पास एक साइड है, वो एक इरेशनल नंबर है, एक साइड है। और हमें क्या चीज पता है कि अगर आपके पास बेटा देखो a और b इंटीजर है, अगर आपके पास बेटा a और b इंटीजर है तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि जो इरेशनल रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट साइड्स में कब अपीयर करते हैं? वो बेटा कॉन्जुगेट साइड्स में तब अपीयर करते हैं जब a b और c तीनों के तीनों रैशनल नंबर होते हैं। जब a b और c तीनों के तीनों रैशनल नंबर होते हैं तो जो रूट्स आते हैं वो कॉन्जुगेट साइड में आते हैं। यहाँ पर a और b इंटीजर है व्हिच इज ऑफ कोर्स रैशनल नंबर, और x स्क्वायर का भी जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। तो इसका मतलब अगर एक रूट मेरे पास 2 रूट 3 माइनस 1 आया है तो इट इज वेरी ऑब्वियस टू से दैट द अदर रूट विल बी माइनस 2 रूट 3 माइनस 1, क्योंकि नेगेटिव साइन हमेशा जो कॉन्जुगेट का आता है वो किसके आगे आता है? इरेशनल नंबर के सामने आता है। तो यहाँ से बेटा मेरे पास देखो जो दो रूट्स आ गए, यहाँ से मेरे पास बेटा जो दो रूट्स आ गए उससे मैं क्या बोल सकता हूँ? सम ऑफ रूट्स जो होगा, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को मैं जैसे ही ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -2, और सम ऑफ रूट्स मुझे यहाँ से क्या दिख रहा है? सम ऑफ रूट्स इज माइनस टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सो इट विल बी -a, इट विल बी -a। सो फ्रॉम हियर आई कैन से दैट a इज इक्वल टू 2। पहली चीज तो मिल गई, a की वैल्यू 2 है ये तो पता चल गया। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो, -1 + 2 रूट 3 -1 - 2 रूट 3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब -1 का स्क्वायर -2 रूट 3 का स्क्वायर, -1 + 2 रूट 3 और -1 - 2 रूट 3 है तो ये आ जाएगा अपने पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और यहाँ से देखो क्या आ गया? 1 - 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 × 3 is 12। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई अपने पास -11, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब दिस इज b, दिस इज b। b की वैल्यू आ गई -11, a की वैल्यू आ गई 2, दो चीजें तो मिल गई। अगला अपने पास क्या लिखा हुआ है? अब बेटा ध्यान से, अब बहुत ध्यान से देखो, आपके पास बेटा सवाल में लिखा हुआ है कि gx एक पॉलिनोमियल है बाय क्वाड्रेटिक इस फॉर्म का, ठीक है? और उसमें आपको बोला हुआ है कि जब मैं g में इस चीज को रखता हूं, ये वही वाली चीज है जो बेटा दी हुई थी जिसको हमने सॉल्व किया, तो जिसकी वैल्यू आई 2 रूट 3 माइनस 1। जब मैं g में इस चीज को रखता हूं तो मेरे पास c रूट 3 प्लस d के फॉर्म का कुछ चीज बनता है। तो आप बताओ कि फाइनल c और d का वैल्यू क्या होगा? तो बेटा अभी जो हमने शॉर्टकट मेथड पढ़ा है, आप सोच के देखो, जब g ऑफ x आपको निकालना है, जब बेटा आपको g ऑफ x निकालना है, मतलब अगर मुझे x की वैल्यू को 2 रूट 3 माइनस 1 डालना है, अगर मुझको x की वैल्यू को 2 रूट 3 माइनस 1 डालना है किसमें? इस एक्सप्रेशन में, तो क्या ये शॉर्टकट लगेगा जो अभी हमने पढ़ा? देखो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे g ऑफ x लिखा है ना, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 रूट 3 माइनस 1 है, और अगर मुझको इस पूरे की वैल्यू निकालनी है, मतलब अगर मुझे यहाँ 2 रूट 3 माइनस 1 सब में रख के निकालना होता तो डायरेक्टली शॉर्टकट लगेगा। तो यहाँ से बेटा हम देखो क्या बोल सकते हैं? x + 1 विल बी इक्वल टू 2 रूट 3, x + 1 विल बी इक्वल टू 2 रूट 3, स्क्वायर अगर बेटा मैं दोनों साइड पे कर दूंगा तो x + 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x + 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 × 3। हम क्या बोल सकते हैं बताओ? कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। या आप यहाँ से भी बेटा देखो डायरेक्टली देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे वो क्वाड्रेटिक लिखोगे वो दोनों सेम ही बनेगा। आई थिंक वो दोनों सेम ही बनेगा। जैसे ही आप बेटा इसको सॉल्व करोगे, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यही चीज यहीं से भी बनती, जो आपके पास fx दिया हुआ था, जो आपके पास ये fx दिया हुआ था, इसमें x स्क्वायर प्लस a की जगह क्या लिखता मैं? 2x, और b की जगह में क्या लिखता? -11। तो इस पूरे के एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आती है? fx के बराबर। और ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसको हमेशा हम इक्वेट किससे करते हैं? 0 से करते हैं। यहाँ पे भी देखो वही कंडीशन बन रही है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ से बनाना हो वैसे बनाना हो, एक ही बात। और जैसे ही बेटा मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, अब अगर इस बाय क्वाड्रेटिक को
अगर इस बाय क्वाड्रेटिक को मैं इसके टर्म्स में फैक्टराइज करने की कोशिश करूं तो देखते हैं क्या है। मेरे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, इसको लिख लेते हैं एक बार और x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11, और एक और बार लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11। अब देखते हैं यहाँ x की पावर 4 है, मतलब मैं x स्क्वायर लाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई होकर बना x की पावर 4। अब x स्क्वायर जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब बनेगा, 2x क्यूब मुझे चाहिए था तो यहाँ और कुछ करने की जरूरत नहीं। x स्क्वायर जब माइनस 11 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बन जाएगा माइनस 11x स्क्वायर, मुझे चाहिए था माइनस 10x स्क्वायर, मतलब मुझे यहाँ पे प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये वाला 1 इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ और ये माइनस 11x स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 10x स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ये वाला 1 जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनाएगा, 2x बनाएगा। मुझे चाहिए था 4x, तो मुझे अगर 4x चाहिए था और मुझे 2x मिल रहा है तो मुझे ये वाली चीज को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी डिग्री 2 थी, उसकी डिग्री 2 थी। यहाँ पर देखो ये 1 जब 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x बना, यहाँ 4x चाहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ और 2x ऐड करना पड़ेगा। और जब ये 1 माइनस 11 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 11, यहाँ पर क्योंकि माइनस 10 लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे प्लस 1 करना पड़ेगा। ये माइनस 11 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, मतलब कि बेटा ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, देखो ये 0 ये 0, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 के बराबर इफेक्टिवली, जहां पर x क्या है, x है बेटा आपके पास 2√3 माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो दिस विल बी 2 into 2√3 माइनस 1 और फिर प्लस 1, सो दिस विल बी 4√3 माइनस 2 प्लस 1 विल बी माइनस 1। ये मेरे पास आएगा। और ये आता किस फॉर्मेट में था, ये आता था c√3 प्लस d के फॉर्मेट में, जहां पे c और d भी क्या थे, इंटीजर थे। So I can compare and say that c will be equal to, क्योंकि ये 4√3 है, यहाँ c√3 था तो c will be equal to 4 पहली चीज, और d will be equal to -1, d will be equal to -1 ये दूसरी चीज। तो फाइनली बेटा जो ABCD हमारे पास आए उसमें A आया 2, B आया -11, C आया 4 और D आया -1। तो बच्चों आज के लेक्चर का लास्ट सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन k टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 इफ k1 एंड k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन, एक रिलेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 बाय k2 प्लस k2 बाय k1। ये हमारे पास सवाल है। अब शुरुआत बेटा अगर मान लो हम करते हैं तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। सो इट विल बी k टाइम्स x स्क्वायर, फिर प्लस x टाइम्स आपके पास आ जाएगा 1 माइनस k और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक हमने बना ली, देखो kx स्क्वायर फिर प्लस x फिर माइनस kx और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको बोला जा रहा है अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, हमको बोला जा रहा है अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं, ठीक है। और अगर अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं और आपके पास ये रिलेशन आपके पास एक दिया हुआ है तो यहाँ से बेटा आप देखो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस b बाय a, तो माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस k अपॉन k, और इट कैन बी रिटन एज k माइनस 1 अपॉन k, सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बेटा अगर हम बात करेंगे अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c बाय a दैट इज 5 अपॉन k। ये दो चीज हमारे सामने आ गई। मुझे एक रिलेशन बेटा दिया हुआ है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू 4/5। अभी अभी बेटा मैंने आपको ये बताया था कि इसको कैसे लिखा जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5 मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4/5, ऐसा हम लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा देखो सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या था, k माइनस 1 बाय k, तो k माइनस 1 बाय k का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो 2 इंटू अल्फा बीटा बोलो कितना है 5 बाय k अपॉन अल्फा बीटा 5 बाय k इज इक्वल टू 4/5। ये चीज हमारे पास आ गई। जैसे बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आप देखिए थोड़ा सा मैं आपको अगर रीअरेंज करके डायरेक्टली बताऊं तो इस k माइनस 1 बाय k को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो इसको मैं k माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलता हूं और डिनोमिनेटर में k स्क्वायर ऐसे अलग कर लेता हूं, ठीक है ना, स्क्वायर्स को मैंने अलग अलग करके लिख लिया।
अब यहाँ पर देखो k स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ k, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि मुझे इसमें डिनोमिनेटर में k को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और न्यूमरेटर में भी एक k को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे देखो आपके पास एलसीएम क्या आ गया? k स्क्वायर आ गया, एलसीएम k स्क्वायर आ गया। और इसको अगर बेटा मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं तो देखो मैं डिनोमिनेटर में कॉमन में ले लेता हूं बेटा k स्क्वायर को, है ना, इस पूरे के डिनोमिनेटर में मैं लिख लेता हूं k स्क्वायर को, और ये 2 × 5 × k को अपन लिख लेते हैं 10k, इसको अपन लिख लेते हैं 10k। ये थोड़ा सा अपन ने रीअरेंज कर लिया। अब आप बेटा देखो ये वाला k और ये k स्क्वायर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इफेक्टिवली बेटा अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास ये लिखा हुआ है k - 1 होल स्क्वायर माइनस 10k अपॉन ये एक k यहाँ बचा हुआ है और इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास बेटा इफेक्टिवली पूरी की पूरी चीज लिखी हुई है। इस k को भी उठा के अपन यहाँ लेके जा सकते हैं, जैसे ही अपन इसको थोड़ा सा अब सिंप्लीफाई करें सो दिस विल बी k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 10k, और ये वाला भी माइनस 4k इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आ जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 10k माइनस 12k और माइनस 4k माइनस 16k और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ गया पूरा का पूरा। अब आपको देखो क्या बोला जा रहा है, आपको बेटा बोला गया था k1 एंड k2 आर द टू वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच ये रूट्स इससे कनेक्टेड थे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 बाय k2 प्लस k2 बाय k1। ऑब्वियस सी बात है मुझे k में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, अगर ये मुझे k में क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो इसकी जो दो वैल्यूज होंगी k की वो कौन सी आएंगी? k1 और k2 आएगी, क्योंकि ये k1 और k2 कहां से निकला? ये k1 और k2 बेटा इसको जब मैंने अल्फा और बीटा वाले रिलेशन को सॉल्व किया था तब निकला, और ये k1 और k2 उसी में तो कनेक्टेड था ना। यही तो लिखा है k1 and k2 are the two values of k for which roots alpha and beta are connected by this relation। इसका मतलब इसके वाले ये जो क्वाड्रेटिक है k का, इसके दो रूट्स हैं k1 और k2, और मुझे वैल्यू निकालनी है k1 बाय k2 प्लस k2 बाय k1। अगेन बहुत आसान सी बात है, इसको आप डेटा डायरेक्टली लिख सकते हो k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर बाय k1 k2, और दिस कैन बी रिटन एज डायरेक्टली k1 plus k2 whole square. This can be directly written as k1 plus k2 whole square minus 2k1 k2 upon k1 k2, जैसे हमने यहाँ पर किया, जैसे बेटा हमने यहाँ पर किया। तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स कितना है? सम ऑफ रूट्स आपके पास बेटा ये आपके पास जो इक्वेशन लिखा हुआ है, सम ऑफ रूट्स आ गया माइनस b बाय a मतलब 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 1। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, 256 में से 2 गया तो बचा 254। दिस शुड बी माय फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे 12 होमवर्क के क्वेश्चन हैं जिसके आंसर बेटा मैंने यही दे दिए। अब से हम यही हैबिट रखा करेंगे कि हर होमवर्क के क्वेश्चन के नीचे मैं उनके आंसर दे दिया करूंगा, सो दैट कि आप लोग अपने आंसर्स टैली कर पाएं। आज का लेक्चर बच्चों आपको समझ में आया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको कोई भी बेटा डाउट है आज के लेक्चर में, जरूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक करना ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड से आप शेयर करना भी ना भूलें। अभी हमें बेटा क्वाड्रेटिक के भी कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस बेटा मैथ्स में कमांड नहीं आएगा। जैसा प्रोग्रेशन में आपका कमांड आया है उसी लॉजिक से, उसी तरीके से हमें क्वाड्रेटिक में भी अपना कमांड लेकर आना है, जिसके लिए कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपने सारे के सारे आप होमवर्क के क्वेश्चंस बना लेंगे, एक मुझे बेटा डन का कमेंट उसमें दिखना चाहिए कमेंट बॉक्स में, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि बच्चे भी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहे हैं। जब तक हमारा अगला वीडियो नहीं आता तब तक के लिए थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।